ने शिखर पर मिलेंगे। राइटर जिग जिगलर। काम एक नज़रिया है। जब मैंने व्यापार की दुनिया में प्रवेश किया तो मैं अक्सर वक्ताओं को यह कहते हुए सुनता था कि शिखर की चढ़ाई में बहुत बलिदान देने होते हैं। बाद में जब मैं एक वक्ता हो गया तो मैं भी अक्सर वे ही भाव दोहराता था। तथापि जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए मैंने अनुभव किया कि अधिकतर वे पुरुष या महिलाएं जो शिखर की ओर बढ़ रहे थे कोई कीमत अदा नहीं कर रहे थे। वे परिश्रम करते थे क्योंकि उन्हें सच में अपने कैरियर में व काम में आनंद आता था। किसी भी क्षेत्र के शीर्ष लोग जो वे कर रहे हैं उसमें पूरी तरह शामिल हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, डूब जाते हैं और उन्हें सफलता मिलती है क्योंकि जो वे कर रहे हैं उसे वे प्यार करते हैं। वे उन घंटों को अपने काम पर बिताने के लिए चुनते हैं। उनके पास काम है परंतु उससे भी महत्वपूर्ण रूप से काम के पास वे हैं। संक्षेप में उनके पास एक ज़बरदस्त नज़रिया है जिससे अक्सर कोई भी निराशा के बजाय विशुद्ध हर्ष में प्रवाहित हो जाता है। यही कारण है कि मैंने सोचने के सही ढंग के महत्व पर इतना जोर दिया है। कई वर्षों पहले जब मैं ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर था तो मैं जॉन नेवी नाम के एक नौजवान से मिला जिसका अपने काम के बारे में सोचने का सही ढंग था। वह अपने जीवन, अपने परिवार और अपने काम से प्यार करता था। उसके पास सिर्फ विश्व ज्ञान कोश की पुस्तक बेचने का काम नहीं था बल्कि उस काम के पास वह था जिसका मतलब था कि उसकी प्रगति तीव्र व असंभावी थी। वह सिर्फ 14 वर्षों में एक अंशकालिक कर्मचारी से राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया में फील्ड एंटरप्राइजेस का प्रबंधक निदेशक बन गया। हाल ही में जॉन फील्ड एंटरप्राइज यूएस के निदेशक मंडल के लिए चुना जाने वाला दूसरा गैर अमेरिकी आदमी बना। वह आर्थिक रूप से सुरक्षित है और इस बात के लिए आभारी है कि वह एक ऐसे देश में रह रहा है और काम कर रहा है जो मुक्त व्यापार व्यवस्था में विश्वास रखता है। चार्ल्स गेट्स द्वारा गाइड पोस्ट में बताई गई एक छोटी सी कहानी कीमत का आन लेने के नज़रिए पर जोर देती है। पुराने समय में महान फ्रांसीसी पेंटर पियरे ऑगस्ट रेनोir गठिया रोग से पीड़ित था जिसकी वजह से उसके हाथ मुड़ गए थे और उनमें ऐंठन आ गई थी। उसके कलाकार मित्र हेनरी मैटिस ने रेनोir को केवल अपनी उंगलियों के सिरों से ब्रश पकड़कर पेंटिंग जारी रखते हुए देखा। हालांकि ब्रश की हर एक हरकत से उसे असहनीय पीड़ा हो रही थी। एक दिन मैटिस ने रेनोir से पूछा कि वह इतना दर्द के बावजूद पेंटिंग बनाने में क्यों लगा हुआ है। रेनोir का जवाब था, दर्द गुजर जाता है परंतु खूबसूरती रह जाती है। वेतन वृद्धि पाने का रास्ता। अपनी वर्तमान स्थिति या कार्य में जब आप समय से काम पर आते हैं, ईमानदारी से पूरे दिन का काम करते हैं, अपने नियोक्ता के प्रति एकनिष्ठा हैं और अपने काम के लिए तय शुद्ध राशि स्वीकार करते हैं तो आप व आपके नियोक्ता में एक रूपता होती है। आप अपनी नौकरी को सुरक्षित रखने के लिहाज से पर्याप्त काम कर रहे हैं जब तक कि मंदी का दौर ना हो, परंतु इतना नहीं कि आपका नियोक्ता आपका वेतन बढ़ाना चाहे। मेरा आकलन है कि आपका नियोक्ता आपको हमेशा और धन देने का इच्छुक होता है, परंतु वह एक व्यापार चलाता है और कोई धर्मार्थ संस्था नहीं है। उसके द्वारा आपको और अधिक वेतन जाने के लिए आपको खुद को उसके लिए और अधिक मूल्यवान बनाना चाहिए। आप ऐसा आंतरिक प्रयास, आंतरिक एकनिष्ठा, आंतरिक उत्साह, अतिरिक्त कार्य समय एवं आंतरिक जिम्मेदारियों को वहन करके कर सकते हैं। संक्षेप में आप एक मील की दूरी चलते हैं जो कि राजमार्ग का एक हिस्सा है जहाँ पर कभी ट्रैफिक जाम नहीं होते। ये कदम बुरे दिनों में आपकी नौकरी बचाने की और अच्छे दिनों में वेतन वृद्धि का पदोन्नति की गारंटी देते हैं। आपका वर्तमान नियोक्ता संभवतः आपको वेतन वृद्धि देने वाला होगा, परंतु कानून स्पष्ट है, आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अतः अगर आपको अपनी वर्तमान नौकरी में वेतन वृद्धि
नहीं मिलती तो आपको यह कहीं और से मिलेगी। एक किराना स्टोर में नौजवान के रूम में कार्य करते हुए मैं तीसरे स्टोर्स से माल उधार लाने और फिर लौटाने के लिए काफ़ी भागदौड़ किया करता था। गली की दूसरी ओर के स्टोर पर मेरी तरह का लड़का था जिसका नाम चार्ल्स स्कॉट था। चार्ल्स जैसी जल्दी करने वाला मैंने आज तक नहीं देखा था। जब वह कभी अपने बॉस का संदेश लेकर जाता तो कभी भी टालता हुआ नहीं जाता। एक दिन मैंने अपने बॉस एंडरसन से पूछा कि चार्ल्स स्टॉक हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहता था। मिस्टर एंडरसन ने बताया कि चार्ल्स अपना वेतन बढ़वाने के लिए काम कर रहा था, जिसे पाने के बारे में उसे विश्वास था, क्योंकि यदि उसका वर्तमान नियोक्ता ने वेतन वृद्धि नहीं दी तो मैं मिस्टर एंडरसन दे दूंगा। जैसे कि एक आदमी ने अपने कर्मचारी से जो वेतन वृद्धि चाह रहा था कहा था, आप जो वेतन वृद्धि चाह रहे हैं मैं उसे देता हूँ, परंतु यह उस समय से प्रभावी होगी जब से आप उसके लिए काम करेंगे। मैनेजमेंट रिक्वेस्ट द इंटरनेशनल, जिसके कि देश भर में 300 से अधिक दफ्तर हैं और देश की सबसे बड़ी कार्यपालिकाओं को नौकरी दिलाने वाली संस्था है। जैसे ही लाउ स्टॉक से एक जोर दवा आमीन सुनाई दिया। लाउ स्टॉक के उपाध्यक्ष ने बताया कि अपने पहले काम पर जाने वाले प्रिंस शरणार्थियों के अलावा उनके दफ्तर द्वारा भेजे गए 95% लोग नौकरी पर नियुक्त होकर उनके पास आते हैं। उन्होंने यह भी पाया कि औसत से ऊपर का काम करने वाले यदि कुछ अतिरिक्त प्रयास करता है और अपने वेतन से अधिक काम करता है तो उसकी नौकरी बहुत सुरक्षित रहती है। लाभ के अनुसार अच्छे कर्मचारी कभी काम से नहीं निकाले जाते। हाँ, ये आंतरिक ही है जो आश्चर्यजनक परिणाम पैदा करते हैं। हमने शायद ही कभी सुना हो कि किसी व्यक्ति ने उतना ही काम करके जितने के लिए उसे वेतन मिलता है कभी बहुत तरक्की की हो। कारण प्रतियोगिता है। एक प्रकार से हर कोई सप्ताह में 40 घंटे काम करने के लिए तैयार है। उससे आगे करने में अधिकतर लोग रुचि नहीं रखते, अतः प्रतियोगिता काफ़ी कम हो जाती है। व्यावहारिक रूप से किसी दौड़ को जीतना या पदोन्नति पाना काफ़ी आसान हो जाता है यदि प्रतियोगी साथी प्रतियोगिता छोड़ दे या कोशिश करना छोड़ दे। मैं मानता हूँ कि शायद काम के बारे में मैं ऐसा इसलिए सोचता हूँ क्योंकि मैं अभाव में बड़ा हुआ हूँ। एक छोटे लड़के के रूप में मैं बड़े लोगों को रोज दर रोज अपना घर छोड़कर काम की तलाश में जाते देखता था। कुछ भी करने वाला, किसी भी प्रकार का काम जिसमें केवल ईमानदारी की जरूरत थी, उन्हें काम मिल जाने पर उनकी खुशी इतनी पूर्ण होती थी कि मुझ पर उसका प्रभाव पड़ा। मैं कार्य को एक विशेष सुविधा की प्राप्ति मानता हूँ क्योंकि यह हमें जीवन यापन के साधन से अधिक देता है। यह जीवन के लिए तैयारी है। जैसा कि यह कहानी इशारा करती है, एक किसान के कई लड़के थे और वह उनसे फार्म पर बहुत मेहनत कराता था। एक दिन किसी पड़ोसी ने कहा, फसल उगाने के लिए लड़कों से इतनी मेहनत कराना जरूरी नहीं है। किसान ने शांत रूप से लेकिन दृढ़ता से जवाब दिया, मैं सिर्फ फसल बड़ी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लड़कों को बड़ा कर रहा हूँ। थोड़ा सा आत्मसमर्पण, बहुत ज़्यादा गंवाना। मुझे धुंधले पहाड़ों से उस बूढ़े आदमी की कहानी बहुत अच्छी लगती है। कई वर्षों पहले कुछ सूर पहाड़ों के सुदूर क्षेत्र में भाग गए। कई पीढ़ियों तक ये सूर जंगली होते रहे जब तक कि उनके रास्ते से गुजरने वालों के लिए वे खतरा नहीं बन गए। बहुत से निपुण शिकारियों ने उन्हें ढूंढकर मारने की कोशिश की, परंतु सूअर उस इलाके के निपुण शिकारियों की कोशिशों से चालाकी से बच जाने में कामयाब हो जाते थे। एक दिन एक बूढ़ा आदमी घोड़ा गाड़ी के साथ उन जंगली सूअरों के रहने की जगह के सबसे नज़दीकी गांव में आया। गाड़ी में लकड़ी के तख्ते और अनाज भरा हुआ था। स्थानीय निवासी यह जानने के लिए आतुर थे कि वह आदमी कहाँ जा रहा था और क्या करने वाला था। उसने उन्हें बताया कि वह जंगली सूअरों को पकड़ने के लिए आया था। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया क्योंकि किसी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि जिस काम को स्थानीय शिकारी नहीं कर पाए उसे यह बूढ़ा आदमी कर सकेगा। परंतु 2 महीनों बाद वह बूढ़ा आदमी वापिस आया और उसने ग्रामवासियों को बताया कि वे सुअर पहाड़ की चोटी के पास एक बाड़े में फंसा लिए गए हैं। फिर उसने बताया कि उसने उन्हें कैसे पकड़ा। सबसे पहले मैंने उस जगह को ढूंढा जहाँ पर वे
सूअर खाने के लिए आते थे। फिर मैंने पेड़ों के बीच की उस खुली जगह के बीच थोड़ा अनाज डालकर उन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए चारा डाला। पहले वे सूअर थोड़ा डरे, परंतु उनकी जिज्ञासा आखिरकार उन्हें वहां तक ले आई और उस जंगली नर सूअर ने, जो कि उनका नेतृत्व कर रहा था, चर और सूंघना शुरू किया। जब उसने पहला ग्रास खाया तो दूसरे भी उसके साथ शामिल हो गए और मैं तभी जान गया कि ये मेरी पकड़ में आ गए। दूसरे दिन मैंने कुछ ज़्यादा अनाज वहाँ पर डाला और कुछ फीट की दूरी पर एक लट्ठा रख दिया। उस लट्ठे को देखकर वे थोड़ी देर के लिए तो चकराए, परंतु मुफ्त लंच का आकर्षण शक्तिशाली था, इसलिए उन्हें वापस खाना शुरू करने में ज़्यादा देर नहीं लगी। उन सूरों को यह पता नहीं था, परंतु वे पहले ही मेरे हो चुके थे। बस मुझे हर रोज़ अनाज के साथ कुछ तख्ते डालने पड़े, जब तक कि जो कुछ मुझे उन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए चाहिए था वह पूरा नहीं हो गया। फिर मैंने एक गड्ढा खोदा और अपना पहला कोना वाला खंभा खड़ा किया। हर बार जब मैं कुछ जोड़ता था तो वे कुछ दूरी पर रुक जाते थे, परंतु अतः वे बिना कुछ किए कुछ पाने के लिए आ ही जाते थे। जब बाड़ा बन गया और उस बाड़े का दरवाज़ा तैयार हो गया तो उनकी बिना कुछ काम किए पाने की आदत उन्हें बाड़े के अंदर तक ले आई और मैंने उन्हें बंद कर लिया। उन्हें मुफ्त के खाने के लिए बुला पाने के बाद यह वास्तव में आसान हो गया था। कहानी सच्ची है और संकेत सरल है। जब आप किसी पशु को उसके भोजन के लिए किसी मनुष्य पर आश्रित कर देते हैं तो आप उसकी उपाय कुशलता को हर लेते हैं और वह मुसीबत में फंस जाता है। यही आदमी के मामले में भी सच है। अगर आप किसी को पंगु बनाना चाहते हैं तो उस आदमी को कुछ महीनों के लिए एक जोड़ा बैसाखी का दे दीजिए या उसको मुफ्त लंच तब तक देते रहिए जब तक कि उसे बिना कुछ किए पाने की आदत ना पड़ जाए। मुझे शुरू कर दीजिए, मैं चल पड़ूंगा। 3 चीज़ों का करना मुश्किल होता है। पहला, उस बाढ़ पर चढ़ना जो आपकी ओर झुकी हुई है। उस व्यक्ति की मदद करना जो वास्तव में मदद करवाना नहीं चाहता। अब मैं आपसे ईमानदारी से कहूँ कि मैंने कभी किसी बाढ़ पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। आप क्षण भर के लिए वैसा करने की सोच सकते हैं। मैंने कई बार लोगों को कहते सुना, अगर कोई मुझे इतनी पूंजी दे दे कि मैं एक बार चल पड़ूं, अपने सारे बिलों का भुगतान कर दूं और बैंक में $1,000 डाल दूं तो बाकी रास्ता मैं अपने आप चल लूँगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत से लोग इस बात में यकीन रखते हैं और वे किसी का इंतजार करते हैं जो आकर उनकी शुरुआत करा सके। मैं लोगों की मदद करने की वकालत करता हूँ, परंतु जैसा मैंने पहले एक अध्याय में कहा है, मेरा इस विश्वास है कि अगर आप किसी आदमी को एक मछली देते हैं तो आप उसके एक दिन के भोजन की व्यवस्था करते हैं, परंतु अगर आप उसे मछली पकड़ना सिखाते हैं तो आप उसके जीवन भर के लिए भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। मैं मछली पकड़ने के सबक देने में यकीन रखता हूँ। किसी को सिर्फ चालू करने के लिए और उसके भविष्य के लिए कुछ धन राशि देकर मदद करना सामान्यतः मदद करने का गलत ढंग है। निश्चित रूप से वह व्यक्ति इस अचानक मिले हुए धन को या तो कस कर अपनी गिरफ्त में लेने या किसी उस चीज़ को जिसे वह चाह रहा था परंतु प्राप्त नहीं कर पा रहा था खरीदने में खर्च कर देता है। यह सरलता से यूं ही चलता रहता है तथा उसमें खर्च करने की आदत को और शक्तिशाली बना देता है, जो उसे वित्तीय संकट में डाल देती है। एक बार जब आप किसी आदत को पकड़ लेते हैं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, फिर आदत आपको पकड़ लेती है। उदाहरण के लिए, कई वर्षों पहले 60 के दशक में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के बहुत से विशाल शो होते थे। आप में से बहुतों को याद होगा कि इन शो में जीत की राशि $75,000, $1,00,000 और इससे भी अधिक थी। 7 वर्ष बाद बड़ी राशि जीतने वालों का सर्वेक्षण किया गया। बड़ी रुचिकर बात थी कि $75,000 या उससे अधिक की धनराशि जीतने वालों में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसके पास धनराशि को जीतने से पहले की राशि से कुछ ज़्यादा रहा हो। जाहिर है,
हर जीतने वालों ने उस अचानक मिली राशि को खर्च कर दिया, बजाय इसके कि उस धन को वह ब्लू चिप प्रतिभूतियों में लगाता, उसे सूद पर लगाता, जिससे उनका जीवन स्तर स्थायी रूप से कुछ ऊपर उठता। अभी हाल ही में राज्य लॉटरियों के विशाल विजेताओं पर यहाँ तक कि $10 लाख तक के विजेताओं पर प्रबल नकारात्मक प्रभाव पड़े। जीवन तितर बितर हो गया, परिवार उलट पुलट हो गया, करियर तबाह हो गए, पुराने दोस्त खो गए तथा दृष्टिकोण व छवियों को गंभीर रूप से क्षति पहुंची। मुफ्त लंच आपको आसान रास्तों पर नहीं ले जाता, अधिकांश आप जीतने से अधिक खो देते हैं। कार्य सप्ताह या कमजोर कार्य। अमेरिकी भारतीयों की दुखद कहानी आपको बताएगी कि जब कोई और आपकी परवाह करने लगता है तो क्या होता है। शताब्दी बदलने के आसपास अमेरिकी सरकार ने भारतीय जनजातियों के साथ बहुत से राजनीतिक समझौते किए, खास तौर से देश के पश्चिमी हिस्से में। इन समझौतों में बहुत सी चीज़ें शामिल थी, परंतु भारतीयों के लिए प्राथमिक शर्त उनके हथियारों को छोड़ने, आरक्षित स्थानों पर चले जाने और सरकार को उनका ख्याल रखने देने की थी। आज आप किसी आरक्षित स्थल पर जाकर वह भारतीय की दुर्दशा देख कर यह जान सकते हैं कि जब कोई आदमी अपने आत्मसम्मान को किसी और को सौंप देने के लिए बाध्य कर दिया जाता है तो क्या होता है। जब आप किसी व्यक्ति को कोई खैरात देते हैं तो आप उसे उसकी गरिमा के लिए इनकार करते हैं, और जब आप उसे उसकी गरिमा के लिए इनकार करते हैं तो आप उससे उसकी नीति लूट लेते हैं। मैं मानता हूँ कि वसीगठन आज बहुत से मुफ्त लंच दे रहा है, परंतु वे लंच बिकने के बाद भुगतान किए जाने वाले माल की तरह है। देर सवेर आपको और मुझे और उन लोगों को भी जो उन्हें पा रहे हैं सूद सहित उनकी पूरी कीमत अदा करनी पड़ेगी। आजकल हम कार्य सप्ताह बदलने के बारे में काफ़ी चर्चाएं सुनते हैं। बहुत से लोग महसूस करते हैं कि हमें हफ्ते में 40 घंटे के बजाय केवल 30 घंटे काम करना चाहिए। वे 5 दिन के हफ्ते की तुलना में 4 दिन का कार्य सप्ताह पसंद करते हैं। मेरा विश्वास है कि काफ़ी कुछ संपन्न हो जाए अगर हम दुर्बल काम करने की भावना को बदलने पर ध्यान दें और कार्य सप्ताह को ऐसे ही रहने दें। काम से बचने की आदत से जितने लोग कुबड़े कमर से झुके हुए हैं, उनकी तुलना में बहुत लोग काम के बोझ से झुके हुए हैं। दरअसल जिंदगी धार लगाने वाले पत्थर की तरह है। आप जिस चीज़ के बने हुए हैं वही निर्धारित करेगी कि यह आपको छोटे छोटे कणों में तोड़ देती है या चमका देती है। अपनी ज़िंदगी के लिए काम कीजिए। मैं देश भर में अपनी वार्ताओं के दौरान कंपनियों से और व्यक्तियों से अक्सर पूछता हूँ कि वे अपनी जिंदगियों के आने वाले कल के लिए अपनी इच्छा की सूची में सबसे ऊपर किसे रखते हैं। एक चीज़ जो अक्सर कही जाती है वह है सुरक्षा। मैं जब कार्य की गरिमा और उससे मिलने वाली सुरक्षा पर चर्चा करता हूँ तो एक उदाहरण मुझसे कौतूहल पैदा करता है, परंतु विस्मत नहीं करता। यह पिछले कुछ सालों में जो स्वीडन में हुआ उससे ताल्लुक़ रखता है। स्वीडन की सरकार हर व्यक्ति को आश्वस्त करती है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका ख्याल रखा जाएगा। इस तथ्य के बावजूद कि बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि जो लोग काम नहीं करते उन्हें खाना नहीं चाहिए। बहुत से स्वीडन वासी मानते हैं कि सरकार उनके लिए जीवन यापन की व्यवस्था करने हेतु ऋणी है, वे उसे उनका ख्याल रखना चाहिए। बहुत हद तक सरकार वैसा करती भी है। जब कोई नागरिक किसी डॉक्टर, दंत चिकित्सक या अस्पताल में जाता है तो उसे वहां पर किसी बिल का भुगतान नहीं करना होता, उनका भुगतान सरकार करती है। जब कोई बच्चा पैदा होता है सरकार बिलों का भुगतान करती है और माँ तथा बच्चे के जीवन यापन हेतु अंशदान देती है। अगर समुचित जीवन स्तर बनाए रखने के लिए आय पर्याप्त नहीं है तो सरकार उस अंतर की भरपाई करती है। सरसरी तौर पर देखने वालों के लिए यह ऐसा लगेगा कि इस आकर्षक व्यवस्था के कारण स्वीडन वासी सबसे अधिक प्रसन्न होने चाहिए। यह व्यवस्था उन्होंने बनाई है किसी भी पश्चिमी देश की तुलना में सबसे अधिक टैक्स दरों के ढांचे के साथ साथ स्वीडन में बाल अपराध की वृद्धि दर सबसे अधिक है।
इन सब बातों से आज समस्याएं बढ़ गई हैं और भविष्य में और समस्या बढ़ेंगी। यह आंकड़े काफ़ी हद तक हमें स्वीडन के नौजवानों और मध्य आयु के लोगों के बारे में बताते हैं। परंतु स्वीडन में बुजुर्गों का क्या हाल है? इस सुरक्षा की धरती पर किसी भी पश्चिमी राष्ट्र की तुलना में अवकाश प्राप्त लोगों में आत्महत्या की दर सर्वाधिक है। जाहिर है कि अपनी सुरक्षा व सेवा नीति का निर्माण करने में और किसी दूसरे के द्वारा आपकी परवाह करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। हाँ, वास्तविक सुरक्षा एक आंतरिक कार्य है। यह किसी को प्रदान नहीं की जा सकती, यह कमाई जानी चाहिए। सुरक्षा के बारे में उसकी वर्तनीय स्पेलिंग कि हर अक्षर में क्या शब्द बना कर ठीक से समझाया गया है। सिक्योरिटी अन केयरफुली यूजुअली रिजल्ट इन रिसोर्स ईयर्स। सावधानी पूर्वक कमाई गई सुरक्षा से अक्सर खजानों से भरे हुए वर्ष हासिल होते हैं। व्यस्त हो जाइए और अपनी ओर से भरसक प्रयत्न कीजिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से 3 दशकों में अमेरिका में आराम का समय बहुत बढ़ गया है। इस अवधि में सामाजिक समस्या व बुराइयां भी बढ़ी हैं। कुंठाएं, तनाव, खंडित शादियां, शराब पीने से संबंधित विकारों, नशीली दवाइयों के सेवन संबंधी समस्या, अपराध की दरों का सीधा ताल्लुक बहुत अधिक वक्त के होने व करने के लिए कुछ न होने से है। इसके साथ यदि हम उस अनुमति को जोड़ दें जो हमारी संस्कृति व नज़रिए को भेज चुकी है कि बस काम चलाने के लिए काम किया जाए, तो समस्या कई गुना बढ़ जाती है। कर्मचारी अक्सर अपनी कार्य कुशलता के गौरव को खो देते हैं और उनका कार्य निष्पादन गिरना शुरू हो जाता है। जब कार्य निष्पादन गिरता है तो घटिया काम का माल उत्पादन होता है और घटिया माल को तैयार बाजार नहीं मिलता, क्योंकि अमेरिका उपयोगिता गुणवत्ता वाले उत्पाद मांगते हैं। वे विदेशी आयात की ओर मुड़ जाते हैं और अमेरिकी उत्पादक बिक्री में गिरावट के दबाव में फंस जाता है। एक राष्ट्र के रूप में हमें अपने कार्य निष्पादन व एक दिन के ईमानदार वेतन के बदले ईमानदार प्रयास के विचार पर फिर से जोर देना चाहिए। हमें कम काम करने और अधिक इकट्ठा करने के सिद्धांत को उलटना चाहिए, अन्यथा हम अपने आप को गुणवत्ता वाले उत्पादों व सेवाओं से बाहर कर लेंगे। हमें लोगों की मांग के अनुरूप गुणवत्ता वाले माल का उत्पादन ठीक मूल्य पर करना चाहिए, अन्यथा अमेरिकी उपभोक्ता अधिक से अधिक आयाती उत्पादों की ओर मुड़ जाएंगे। सौभाग्य से हम ऐसा कर सकते हैं। हम यह बिना किसी संकोच के कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी कर्मचारी ने नियंत्रित प्रेषणों में लगातार अपने प्रतियोगी जापानी या यूरोपीय साथी से हर प्रोजेक्ट में बेहतर उत्पादन किया है। बेहतर गुणवत्ता, बेहतर दाम। जब हम अपनी पूरी सामर्थ्य से करते हैं तो किसी कार्य को करने की अमेरिकी वृत्ति और उत्पादकता अभी भी विश्व में सर्वोत्तम है। दुर्भाग्य से हमारे हाल के प्रयास सर्वोत्तम नहीं रहे। 1974 के विश्व के 12 सर्वाधिक उद्योगित राष्ट्र के सर्वेक्षण के अनुसार अमेरिकी कर्मचारी उत्पादन में 11वें स्थान पर है, जिसका नतीजा है नीची गुणवत्ता व ऊंची कीमत। परिणाम स्वरूप अधिक विदेशी आयात, ईमानदार प्रयास, न कि ऊंचे कर इस समस्या का समाधान है। सर्वोत्तम प्रयास के लिए हम कोई कीमत अदा नहीं करते, बल्कि हम उसका आनंद लेते हैं। वान और सवेशी का यह विज्ञापन इसे काफ़ी अच्छे ढंग से कहता है। सफ़ेद जैक का चलन। वर्जीनिया में विलियम एंड मेरी कॉलेज के वार्षिक घर वापसी के अवसर पर आप किसी प्रसिद्ध गवर्नर को या कॉलेज प्रेसिडेंट को यह कितने ही प्रमुख व्यापारी व व्यवसायी लोगों को गर्व से सफ़ेद जैकेट पहने देख सकते हैं। जैकेट बतलाती है कि इन लोगों ने अपना पूरा या अधिकांश जीने का ढंग कॉलेज के माध्यम से मेज़ों पर खाना परोस कर कमाया है। वे नौकरों वाले काम से शर्मिंदा नहीं हुए। वे अपनी पसंद के काम के लिए टिके नहीं रहे। उन्होंने सरकारी मदद के लिए नहीं कहा। उन्होंने लोगों को मेज़ों पर खाना परोसे व बर्तन आदि साफ किए और उससे उन्हें अपनी शिक्षा के लिए कमाने में मदद मिली, जिसका उन्होंने इतना शानदार ढंग से प्रयोग किया। ऑर्डर ऑफ वाइट जैकेट की एक नामावली है
जिसके बारे में हर कोई गर्व कर सकता है। शायद इसके बारे में अमेरिका के हर कॉलेज क्षेत्र में एक अध्याय होना चाहिए। शब्दकोश बताता है कि सुरक्षा का अर्थ जोखिम या खतरे से आज़ादी है, संदेह या डर से मुक्त होना है, चिंतित या असुरक्षित ना होना है आदि। व्यक्तिगत रूप से मैं सोचता हूँ कि जनरल डगलस मैकओथर की परिभाषा ज़्यादा बेहतर है। उसने कहा सुरक्षा उत्पादन करने की योग्यता है। मैं इससे सहमत हूँ। वह व्यक्ति जो अपनी जरूरतों के लिए खुद पैदा करके अपना आत्मसम्मान वह आत्मविश्वास हासिल करता है कहीं अधिक सुरक्षित है, बजाय उसके जो अपनी समस्या या जरूरतों के समाधान को किसी दूसरे के हाथों में छोड़ देता है। जैसे कि मैंने पहले कह चुका हूँ, काम हमें जीवन यापन में अधिक देता है। यह हमें हमारा जीवन देता है। कोई भी पुरुष या महिला शायद ही कभी वास्तविक तौर पर खुश रह सकते हैं जब तक कि वे अपने जीवन की आवश्यकताओं की स्वयं पूर्ति नहीं करते तथा दूसरों के लिए कोई अंशदान नहीं करते। पहले शुरू हो जाइए। नियोक्ता इस बात पर एक मत है कि किसी नौकरीशुदा व्यक्ति के लिए बेहतर काम पाने की संभावना बेरोजगार व्यक्ति की तुलना में अधिक होती है। यह खास तौर पर सच है अगर बेरोजगार व्यक्ति काफ़ी लंबे समय तक काम से अलग रहा हो। रोजगार पाना सीढ़ी का पहला डंडा है और इस पर पहुंचना सबसे कठिन। अगर आपके पास नौकरी पाने के लिए ज़रूरी चीज़ है तो फिर उसे पा लेने के बाद ऊपर चढ़ना आसान है। अधिकतर लोगों के साथ एक प्रमुख समस्या यह है कि वे किसी नौकरी पर बहुत सारी योग्यता लाद देते हैं। वे एक आदर्श नौकरी या नियोक्ता की तलाश में रहते हैं बिना यह पहचाने कि वे हो सकता है वे आदर्श कर्मचारी ना हों। बहुत से आदमी इस बात को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देते हैं कि नौकरी उन्हें आवश्यकता की पूर्ति, छुट्टियों, बीमारी की छुट्टी व सेवानिवृत्ति की सुविधा प्रदान करे। किसी कामयाब पहले से ही नौकरीशुदा व्यक्ति के लिए जो नौकरी बदल रहा है, ये सब बातें नौकरी में रहकर प्राप्त की जा सकती हैं। किसी नाकामयाब और बेरोजगार व्यक्ति के लिए ये सब बातें नौकरी की शुरुआत के वक्त ही बहुत अधिक महत्वाकांक्षी चीज़ें हो सकती हैं। याद रखिए, कर्ब खोदने वाला लोग ऊपर से शुरू होते हैं और अंत में वे हमेशा गड्ढे में पहुंच जाते हैं। आप किसी भी काम के शिखर पर शुरू होने पर ही पहुंच सकते हैं और शुरू होने के प्रति शीघ्रता की भावना बहुत आवश्यक है। एक बार शुरू होने के बाद चलते रहना इतना मुश्किल नहीं होता। अगर कोई काम मुश्किल या अरुचिकर है तो इसे तुरंत करें। आप जितनी देर तक इंतजार करेंगे उतना ही यह और मुश्किल व डरावना होता जाएगा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि पहली बार स्विमिंग पूल के ऊंचे तख्ते पर खड़ा होना। जैसे ही आप यह निश्चय करने की कोशिश करते हैं कि आप डुबकी लगाएं या नहीं, तो जितनी देर तक आप इंतजार करेंगे उतनी ही डुबकी लगाने की आपकी कम संभावना होगी। अध्याय 2। तैयार रहिए। धैर्य, लगे रहना और पसीना बहाना। बिना नजरिए को इस विषय में बुने काम के बारे में चर्चा करना असंभव है। नजरिया काम से कितना ताल्लुक रखता है इस बारे में थॉमस एडिसन का श्रेष्ठ उदाहरण है। किसी नौजवान संवाददाता द्वारा एक आविष्कार के बारे में जिस पर वह बहुत लंबे समय से काम कर रहा था, पूछने पर उसने अपनी महानता का एक रहस्य बताया। युवा संवाददाता ने पूछा, मिस्टर एडिसन, अपने वर्तमान कार्य में 10,000 बार असफल होने पर आपको कैसा लगता है? एडिसन ने जवाब दिया, नौजवान, क्योंकि आप जीवन में अभी शुरू हुए हैं इसलिए मैं आपको एक विचार देता हूँ जो भविष्य में आपके काम आएगा। मैं किसी चीज़ में 10,000 बार असफल नहीं हुआ। मैंने 10,000 तरीके ढूंढने में सफलता हासिल की है जो काम नहीं करेंगी। एडिसन का अनुमान था कि उसमें गर्म होकर जगमगाने वाले प्रकाश का आविष्कार करने व उसे संपूर्ण करने में 14,000 से अधिक प्रयोग किए। उसमें सफलतापूर्वक बहुत से ऐसे तरीके ढूंढे जो काम नहीं करेंगे, परंतु वह इस पर तब तक लगा रहा जब तक कि उसे एक ऐसा तरीका नहीं मिल गया जो कारगर होगा। उसने साबित कर दिया कि किसी बड़े निशाने और मामूली निशाने में अंतर यही है कि बड़ा निशाना बस वह मामूली निशाना है जो लगातार लगाया जा
जाता रहा। आप केवल प्रयास छोड़ने पर ही असफल होते हैं। आप तब तक नहीं हारते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। इसे दूसरे ढंग से कहें, जब आप यूं में थोड़ा कुबड़ निकाल देते हैं तो आप चैंप मूर्ख की चैंप विजेता में बदल देते हैं। आइए कुछ और मिसालों पर गौर करें। जेरी वेस्ट, जो कि बास्केटबॉल के सर्वकालीन महान खिलाड़ियों में से है, अपनी किशोर अवस्था में इतना खराब खिलाड़ी था कि आस पड़ोस के बच्चे इसे अपने साथ मनोरंजन के तौर पर खेले जाने वाले बास्केटबॉल में भी नहीं खिलाते थे। काम और अभ्यास ने उसके कैरियर में फर्क पैदा कर दिया। निरंतर लगे रहना, समर्पण, आंतरिक प्रयास और खून पसीना और आंसू जैसे शब्द जिन्हें चर्चिल ने इंग्लैंड को उसकी अभूतपूर्व ताकत जगाने के लिए इतने अर्थपूर्ण रूप से वर्णित किया था, हो सकता है सुनने में आकर्षक ना लगते हो, परंतु वे काम करते हैं और मानता के नुस्खे के प्रमुख अंग हैं। वास्तविक तौर पर ये ही शब्द केवल उन लक्षणों का वर्णन करते हैं जो किसी रुकावटों को पार करते हैं। प्रसिद्ध ग्रीक वक्ता डेमोस्थेन को बोलने में इतनी रुकावट थी कि वह शर्मिला होकर अलग हटने लगा था। उसके पिता ने उसके लिए जमीन जायदाद छोड़ी थी जिसने उसे एक धनवान आदमी बना दिया, परंतु ग्रीक कानून के अनुसार उसे उस जायदाद पर अपना अधिकार जताने से पहले एक सार्वजनिक बहस में अपने स्वामित्व के अधिकार को स्थापित करना था। उसकी रुकावट और शर्मिलेपन से ने उसे असहाय बना दिया। उसने अपनी जायदाद गंवा दी। फिर उसने इस दिशा में काम किया और केवल अर्थक प्रयासों से उसने व्याख्यान संबंधी उन ऊंचाइयों को पा लिया जिन्हें उसे पहले किसी जीवित आदमी ने नहीं पाया था। इतिहास उस आदमी का नाम दर्ज करना भूल गया जिसने अपनी पैतृक संपत्ति वापस ली, परंतु विश्व भर में स्कूल के बच्चों ने शताब्दियों तक डेमोस्थिनिस की कहानी को सीखा है। यह सच है, चाहे आप कितनी ही बार नीचे गिरे हों, आप पिटे नहीं हैं। अगर आप मार कर गिराए जाने से पहले एक बार और उठ कर खड़े हो जाते हैं। असफलता के हाथों अपने आप को कायर ना बनने दें। जब आप अपने दिमाग में जानते हैं कि आपने किसी चीज़ के लिए भरसक प्रयास किया है और आप सफल नहीं हुए, तो प्रयास छोड़िए नहीं, बस एक और प्रोजेक्ट शुरू करें। मेरे एक नज़दीकी मित्र ने मुझे एक गैजेट से संबंधित व्यापारिक लेन देन में शामिल किया जो नहीं बिका। सौभाग्य से इससे पहले कि छत गिरती मुझसे बाहर निकल आया। तथापि मेरे मित्र ने कई हजार डॉलर गंवा दिए। जब सब खत्म हो गया तो उसने दार्शनिक लहजे में कहा, तुम जानते हो जी, मुझे पैसे गंवाने से नफरत है, परंतु जिस चीज़ के लिए मैं ज़्यादा चिंतित हूँ वह यह डर है कि यह मुझे व्यापार के दूसरे अवसरों के प्रति जरूरत से ज़्यादा सतर्क और आर्थिक रूप से कायर बना देगा। अगर ऐसा होता है तो मेरा नुकसान कई गुना बढ़ जाएगा। कितनी सच बात है। एक नौजवान ने अपने साथ ऐसा नहीं होने दिया। वह एक तेल के धंधे में शामिल था और उसका पैसा खत्म हो गया, अतः उसने अपना हिस्सा अपने साझेदार को बेच दिया जो उस धंधे में लगा रहा था। काफ़ी समय और कोशिश के बाद उन्हें सफलता मिली और बड़ी सफलता मिली। वह कंपनी बाद में स्टीज सर्विस बनी और हम आज उसे स्टिगो के नाम से जानते हैं। वह नौजवान जिसने अपने आप को इस व्यापार से हटा लिया था, बाद में कपड़े के व्यापार में लग गया और उसमें उसका तेल के व्यापार से भी बदतर अनुभव रहा। सच तो यह है कि वह दिवालिया हो गया, फिर भी वह निरुत्साहित नहीं हुआ। बाद में वह राजनीति में आ गया। इतिहासकारों ने हैरी एस्ट्यूम के बारे में पहले से ही बहुत अच्छी बातें लिखी हैं, जो 2 बार असफल हुआ, परंतु तब तक लगा रहा जब तक कि वह संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति नहीं बन गया। असफलता की ठीक तरह से पहचान सबसे कम स्थिरता वाली रेखा के रूप में की गई है, जबकि सफलता अक्सर किसी काम पर लगे रहना और लगे रहने के दौरान काम करते रहना और विश्वास बनाए रखना काम का नाम है। अगर आपका काम जैसा आप चाहते हैं उससे अधिक मुश्किल है, तो बस याद रखें कि आप उस तरह की धार को मखमल के टुकड़े पर तेज नहीं कर सकते और आप आदमी की अत्यंत लाड़ प्यार से कुशल नहीं बना सकते।
सफलता तब मिलती है जब अवसर और तैयारी का मिलन होता है। कई बार यह बस पहाड़ी के ऊपर या आसपास ही होती है। कई बार इसे बस आंतरिक धक्के की जरूरत होती है। उस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए या उस घुमाव पर घूमने के लिए हाजिर जवाबी में कही गई यह बात एकदम ठीक है। अगर आपके पास पर्याप्त परिश्रम है तो आपको किसी पुल समर्थन के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। प्रेसिडेंट कैल्विन क्यूज ने लिखा था, संसार में लगातार लगे रहने की जगह कोई नहीं ले सकता, प्रतिभा भी नहीं। प्रतिभा वाले असफल लोगों से ज्यादा काम चीज कोई नहीं है, विद्वता भी नहीं। अपुरस्कृत विद्वत्ता लगभग एक कहावत है, शिक्षा भी नहीं। दुनिया शिक्षित लापरवाह लोगों से भरी पड़ी है। लगातार लगे रहना, संकल्प और कठिन परिश्रम ही फर्क पैदा करता है। दुनिया शिक्षित लापरवाह लोगों से भरी पड़ी है। लगातार लगे रहना, संकल्प और कठिन परिश्रम ये फर्क पैदा करता है। लगातार लगे रहना प्रतिरोध को जीत लेता है। जैसे जैसे आप शिखर के लिए अपनी यात्रा जारी रखते हैं, आपको याद रखना चाहिए कि सीढ़ी पर हर एक डंडा इस उद्देश्य के लिए लगाया जाता है कि ताकि वह आपके पैर और ऊंचाई की ओर बढ़ने तक थामे रखे। ये आपके आराम करने के लिए नहीं लगाया गया। हम सभी थक जाते हैं और निरुत्साही हो जाते हैं, परंतु जैसा कि हैबिट चैंपियन जेम्स ने जो कोबर्ट अक्सर कहता था, आप एक और राउंड का मुकाबला करके चैंपियन बनते हैं। जब चीज़ें मुश्किल हों तो आप एक और राउंड का मुकाबला करें। विलियम जेम्स ने कहा था कि थक जाने के बाद न सिर्फ हम दूसरी बार ताकत प्राप्त कर लेते हैं, बल्कि तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और यहाँ तक कि सातवीं बार भी हर व्यक्ति के अंदर बहुत अधिक मात्रा में आरक्षित क्षमता होती है। परंतु यह तब तक व्यर्थ है जब तक कि आपको इसका ज्ञान ना हो और इसका प्रयोग करने के लिए आप लगे ना रहें। विश्व प्रसिद्ध शैलवाहक पेम्बेलो के सेल्स काफ़ी पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कलाकार के रूप में ख्याति प्राप्त कर लेने पर अभी भी रोजाना 6 घंटे अभ्यास करता है। किसी ने उससे पूछा कि अब वह यह कोशिश क्यों जारी रखे हुए है। उसने सरलता से जवाब दिया, मैं सोचता हूँ कि मैं तरक्की कर रहा हूँ। मानता का अवसर दस्तक नहीं देता, यह हम में से हर एक के अंदर होता है। हमें इसे बाहर लाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। हमें अक्सर बताया जाता है कि लोहा जब गर्म हो तब उस पर चोट मारनी चाहिए, जो कि एक ठीक सलाह है। तथापि बेहतर सलाह यह है कि चोट मार मार लोहे को गर्म करना चाहिए। हाँ, लगातार लगे रहना और कोशिश करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई भी सेल्स मैनेजर आपको बता सकता है कि हर एक नहीं आपको हाँ की ओर नज़दीक ले जाती है। यह कोई घिसा पिटा मुहावरा ही नहीं है कि अक्सर पो पटने से ठीक पहले अंधेरा सबसे घना होता है। जब आप मेहनत करते हैं और अपनी निपुणता व प्रतिभा को विकसित करते हैं तो आपका दिन जरूर आएगा। मैं साथ ही यह भी कहूँगा कि मान लो आपका दिन कभी नहीं आया तो भी आप एक बड़े विजेता हैं। आपके अंदर यह ज्ञान होगा कि आपके पास जो कुछ भी है उसे लेकर आप भरसक प्रयास कर रहे हैं। जीवन के प्रति इस दृष्टिकोण के साथ एवं इससे लगे रहने की इच्छा और संकल्प से इस बात की संभावना कई अधिक प्रबल है कि आप इसमें कामयाब होंगे और पूरी तरह से कामयाब होंगे। सुप्रसिद्ध विद्वान कोच विंस लम्बार्डी, वह एकमात्र कोच जिसे लगातार 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप फुटबॉल टीमों को प्रशिक्षण देने का गौरव प्राप्त है, ने एक बार कहा था, मैं आज तक ऐसे किसी योग्य आदमी को नहीं जानता जिसने आगे चलकर अपने दिल की गहराई से परिश्रम और अनुशासन के महत्व को ना जाना हो। अच्छे आदमियों में कोई चीज होती है जो प्रबल इच्छा पैदा करती है और अनुशासन लाती है। कोई व्यक्ति आलसी नहीं। इस पूरे खंड में मैं आपको काम करने के बारे में बताता रहा हूँ और इसका महत्व समझाता रहा हूँ। इसलिए अब
मेरा यह कहना आपको कुछ आश्चर्यजनक लगेगा कि आलसी व्यक्ति जैसी कोई चीज नहीं होती। वह या तो बीमार होता है या प्रेरित होता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर वह अप्रेरित है तो बहुत सी चीजें हैं जो उसे करनी चाहिए। उसे यह पुस्तक बार बार पढ़नी चाहिए, प्रेरक वक्ताओं को सुनना चाहिए, प्रेरक लोगों का संग करना चाहिए। पूरा ओलंपिक चैंपियन और अमेरिका के महान वक्ता में गिने जाने वाले बॉब रिचर्ड्स संगति में से प्रेरणा पाने का एक सशक्त उदाहरण है। उसका कहना है कि ओलंपिक में खिलाड़ी बार बार रिकॉर्ड तोड़ने के प्रदर्शन देते हैं क्योंकि वे सब स्वयं को एक मान्यता के वातावरण में पाते हैं। जब कोई नौजवान पुरुष या महिला विश्व भर के दूसरे खिलाड़ियों को उनके पहले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से बार बार बेहतर करते हुए देखता है तो हर कोई अपने सर्वश्रेष्ठ से आगे बढ़कर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित हो जाता है। मानव जाति अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयासों से कुछ परिणाम प्राप्त करने में सक्षम है और रिचर्ड्स बताते हैं कि चैंपियंस का साथ चैंपियन वाला प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। बहुत अधिक सरलीकरण का जोखिम उठाते हुए मेरा मानना है कि बहुत से आलसी लोगों को छवि व दृष्टिकोण की समस्या होती है। वे अपने काम या व्यवसाय में अपना पूर्ण प्रयास करने में हिचकिचाते हैं, यह सोचकर कि अगर उन्होंने पूरा प्रयास किया और काम नहीं बन पाया तो वे असफल कहे जाएंगे। वे इसे तर्क संगत बना लेते हैं कि अगर वे आधे मन से प्रयास करें और काम नहीं बना तो उनके पास एक बहाना होगा। वे अपने दिमाग में खुद को असफल महसूस नहीं करते क्योंकि उन्होंने वास्तव में कोशिश नहीं की। वे अक्सर कंधे झटका कर कहते हैं, इससे मुझे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से कर्मचारियों के साथ ही यही बात लागू होती है। बहुत बार काम के प्रति अनिच्छा दूसरी और गहरी समस्याओं से जुड़ी होती है। इस बात को ध्यान में रखकर मेरा आपसे आग्रह है कि आप खुद पर एक और नज़र डालें। अगर इस वक्त आपके पास हीन छवि का नज़रिया तो दूसरे खंड पर वापस जाएं और उसे तब तक पढ़ें जब तक कि आपको अपनी ठीक छवि नहीं मिल जाए।